बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। कंप्यूटर क्लास में आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग यूनिट नंबर 1 ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का मुतालिया कर रहे हैं। आज हम इस चैप्टर के अंदर मॉडर्न यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन टुडेज लाइफ को डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कंप्यूटर के यूजेस देखें तो ये बेशुमार हैं और हम बेशुमार अनगिनत यूजेस के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम 4 बुनियादी मॉडर्न यूजेस को डिस्कस करेंगे जो कि हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास मोबाइल कंप्यूटिंग आएगा। मोबाइल कंप्यूटिंग के बाद हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स को देखेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बाद हम क्लाउड कंप्यूटिंग को डिस्कस करेंगे और सबसे आखिर में आज के लेक्चर में हम डाटा सेंटर्स के ऊपर बात करेंगे। आइए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा सबसे पहला जो मॉडर्न यूज़ आ रहा है वो है मोबाइल कंप्यूटिंग, और इस यूज़ से आप सारे ही वाकिफ़ होंगे क्योंकि आप लोग 21st सेंचुरी के स्टूडेंट्स हैं और आप मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट पीसी, पीडीएस और इस तरह के तमाम गैजेट्स आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है? मोबाइल कंप्यूटिंग हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम पोर्टेबल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए और साथ में किसी भी वायरलेस नेटवर्क सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए अपने डाटा और इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं। पोर्टेबल डिवाइसेस क्या होती हैं? ऐसी तमाम डिवाइसेस जिन्हें आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके लेके जा सकते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जितने भी हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं और ये जितनी भी आपके पास मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, ये सारी बैटरीज़ के ऊपर काम कर रही होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं फिगर 1.8 में आप लोगों को पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो है वो नज़र आ रहा होगा। ये काफ़ी पुराना किस्म का हमारे पास मोबाइल फ़ोन था, जबकि अगर आज के हिसाब से देखें तो आज आपके हाथों में इस वक्त जो है वो बहुत ही जदीद किस्म के स्मार्टफोन्स मौजूद होंगे जिनसे आप अनलिमिटेड फ़ीचर्स, अनलिमिटेड फंक्शंस क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जैसे ही हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन आए तो स्मार्टफोन्स वगैरह ने हमारे से रोज़मर्रा की जो हम डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस यूज़ करते थे वो छीन ली। कैसे? मिसाल के तौर पर हम देखते हैं, देखिए पहले किसी ज़माने में हम रेडियो इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, फिर हमारे पास कंप्यूटर आया, हम लोग कंप्यूटर से बड़े फैमिलियर हो गए, उसका इस्तेमाल करने लगे। फिर हम लोग डिफरेंट किस्म के वीडियो बॉक्सेस यूज़ करते थे। वॉचेस का ज़माना टोटली क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और हमारे पास डिफरेंट किस्म की मेजरमेंट कैलकुलेटर होते थे। टेलीविज़न हम लोग आपका बड़ा यूज़ करते थे और देखा करते थे। इसके अलावा टेलीफोन का इस्तेमाल, जो हमारे पास वायर टेलीफोन का इस्तेमाल हम लोग किया करते थे। गेमिंग कंसोल्स वगैरह जो है वो हम लोग पुराने ज़माने में बड़ा शौक़ रखते थे गेम्स वगैरह खेलने का, मूवीज़ थिएटर्स वगैरह देखने का। इसके अलावा सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक, याहू वगैरह, ये तमाम चीज़ें हम कंप्यूटर वगैरह में इस्तेमाल करते थे। लेकिन आप आज की इस एरा में देखें, ये तमाम चीज़ें, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो आपका वीडियो बॉक्स हो, चाहे वो आपकी डिजिटल वॉच हो, आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो, आप लोगों का टेलीविज़न हो, आप लोगों का टेलीफोन हो, या फिर आप लोगों का जितने भी आपके पास गेमिंग कंसोल और ये सोशल मीडिया अप्लाइंसेस हो गए लाइक फेसबुक, याहू वगैरह, सारे के सारे आपको एक ही मोबाइल फ़ोन पर जो है वो अवेलेबल है। और यही बेसिकली हमारे लिए क्या है, मोबाइल कंप्यूटिंग है। उम्मीद है आपको मोबाइल कंप्यूटिंग अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरफ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है बेटा? IoT is the interconnection between computer network and physical devices to collect and exchange data.
फिज़िकल डिवाइसेस क्या हैं बेटा, जो हम आम तौर पर अपने घर में क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह हम फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस हम लोगों ने किया था कि हमारे घरों में डिजिटल वॉशिंग मशीन होती है, स्मार्ट एलईडी होता है, माइक्रोवेव ओवन वगैरह होते हैं। इस तरह की बहुत सारी हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस होती हैं। अगर हम इन्हें किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए वायरलेस या वायर के तौर पे आपस में क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, और इनके दरमियान डाटा और इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज को पॉसिबल बना दें, तो ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाएगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाएगी। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने हमारे लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया है। हमारे काम, डेली रूटीन के काम बहुत ज़्यादा क्या हो चुके हैं, आसान हो चुके हैं। आजकल की जो बेसिकली बेटा डिवाइसेस हैं, वो उनके अंदर हमारे पास एम्बेडेड होते हैं डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, कैमरास, माइक्रोफोन वगैरह, जिनका इस्तेमाल करते हुए हम ना सिर्फ डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं बल्कि हम शेयर भी कर सकते हैं। आप देखते हैं कि आप लोगों की डिफरेंट अप्लाइंसेस में स्मार्ट एलईडी यूज़ कर रहे हैं, या आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, या स्मार्ट ओवन यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी ऐप के साथ कनेक्टेड होता है, सॉफ्टवेयर तो मौजूद ही है। आप देखते हैं डिफरेंट किस्म के सेंसर्स आप यूज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक फ्रिज है, ठीक है, और फ्रिज को आपने लॉक या अनलॉक करना है, तो बेसिकली फिंगर टच के साथ आपका काम कर रहा है। सेंसर आपकी फिंगर को सेंस करता है और आपकी फ्रिज को आपके लिए ओपन कर देता है, और इसी तरह क्लोज भी किया जा सकता है। डिफरेंट किस्म के एक्चुएटर्स, जिस तरह हम गीज़र्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और कैमरास हो गए और माइक्रोफोन, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी डेली रूटीन लाइफ को बहुत ज़्यादा क्या बना लिया है, आसान बना लिया है। इसके अलावा बेसिकली बेटा ये तमाम डिवाइसेस जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इन्हें हम स्मार्ट डिवाइसेस का नाम देते हैं। स्मार्ट डिवाइसेस से मुराद क्या है, यानी स्मार्ट इन्हें क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये हमारे मुताबिक काम कर रही हैं और इंतहाई आसानी के साथ ये हमारे लिए कोई स्पेसिफिक किस्म का जो फंक्शन है वो क्या कर रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं। और ये तमाम डिवाइसेस आपस में वायरलेस नेटवर्क के ज़रिए कनेक्ट होती हैं, और आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने तमाम मकासद को कंट्रोल कर सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि आपके पास स्मार्ट ओवन है, आपने कोई चिकन ग्रिल करने के लिए रखा हुआ है। अब आप नहीं चाहते कि आप उस ओवन के सामने जो है वो खड़े रहें। 30 to 40 मिनट्स का जो है वो आपका ग्रिलिंग टाइम है, तो आप अपने रूम में आ जाते हैं। आपके पास एक स्मार्टफोन होगा, स्मार्टफोन के साथ आप लोगों का जो ओवन है वो वायरलेस तौर पे क्या होगा, कनेक्ट होगा, और जितनी भी उसकी प्रोसेसिंग है वो आपके स्मार्टफोन में एक ऐप के ज़रिए, एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपको शो हो रही होगी कि कितना रिमेनिंग टाइम है और आपकी ग्रिलिंग की इस वक्त क्या स्टेट है। तो ये तमाम चीज़ें आज के इस दौर में पॉसिबल हैं, और ये तमाम चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हैं, और यही हमारे पास क्या कहलाती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाती है। इसके अलावा बेसिकली बच्चे, आज हमारे यहाँ पे हमारे माशरे में अगर हम यूरोप साइड पे देखें तो वहाँ पर तो ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड आ रहा है जिसे हम कहते हैं स्मार्ट होम का। स्मार्ट होम से बहुत सारे काम आपके क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने घर की फालतू लाइट्स बगैर उठे हुए क्या कर सकते हैं, शट ऑफ कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अगर आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक ही क्लिक से, एक ही बटन से आपके पास आपके तमाम घर की जो लाइट्स हैं, फैंस हैं, एसी वगैरह हैं, वो ऑफ हो जाएं और आपका सिक्योरिटी सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाए, तो ये भी बेसिकली क्या है, पॉसिबल है। तो बेसिकली आजकल हमारे पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो स्मार्ट होम का तस्वुर जो है वो आने लगा है, और इसने लोगों की ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे हमारी ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है उसे हम देखते हैं। आजकल के हमारे पास घरों में जितनी भी बेटा डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो आपस में एक दूसरे से क्या कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं और डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हैं। आपने एक मॉडर्न दौर में क्या खोली है, आँख खोली है, जहाँ पे हर चीज़ आपको सहूलत पहुँचाने के लिए तैयार खड़ी है, जो कि आपको सहूलत पहुँचा रही है।
किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन और डाटा आप उसके ज़रिए क्या कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं और अपने कामों को आसान बना रहे हैं। ब्रेकफास्ट आपके लिए क्या है, रेडी है। डेली रूटीन की शेड्यूलिंग आपके लिए आसान हो चुकी है। किसी से बातचीत करनी है, पैगाम पहुंचाना है, वो आपके लिए आसान हो चुका है। कदम कदम पर आपकी तमाम जो वायरलेस डिवाइसेस हैं, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, ये आपको क्या कर रही हैं, सहूलत दे रही हैं। चाहे वो आप ऑफिस में हैं, ऑफिस में अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, तमाम डिवाइसेस आपको क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं। इसी तरह आप डेली रूटीन लाइफ में अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाह रहे हैं तो ये बेसिकली डिवाइसेस आपका हार्ट रेट, आपकी तमाम चीज़ों कैलकुलेट कर रही हैं और आपकी हेल्थ का ख्याल कर रही हैं। इसके अलावा इन्हीं तमाम डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए आपकी शॉपिंग जो है वो आसान हो जाती है और आपको लाइंस में भी नहीं लगना पड़ता और शॉपिंग आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा कदम कदम पर आपको जो है वो सहूलत पहुंचाई जा रही है और आप एक मॉडर्न एरा पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और यही बेसिकली हमारे पास जदीद दुनिया का तस्वुर है जिसमें आप लोग रह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्लाउड कंप्यूटिंग आती है। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स इंस्टेड ऑफ बाइंग एंड इंस्टॉलिंग योर ओन कंप्यूटर सिस्टम and software at your workplace, you can get it as a service provided and managed by another company. क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है कि बेटा आप लोगों ने अपना कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल नहीं करना, नहीं ख़रीदना। आप लोगों को कोई हैवी किस्म का कंप्यूटर सिस्टम ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, किसी सर्विस प्रोवाइडर को ढूंढना है और उसकी सर्विसेज से क्या करना है, इस्तेफ़ादा हासिल करना है। ठीक है। मिसाल के तौर पे बेटा आप लोग गूगल यूज़ करते हैं। अब गूगल बेसिकली क्या है, आप गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे हैं। आजकल आप लोगों का ऑनलाइन सेशन चल रहा है, हम गूगल क्लासरूम पे मौजूद हैं। आप लोग अपनी असाइनमेंट्स क्या कर रहे हो, जमा करा रहे हो। तो आप कहाँ पे जमा करा रहे हो, आपका डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है। जो नोट्स, जो वीडियो, जो लेक्चर्स हम पोस्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर बेसिकली क्या हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हमने एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज को लिया हुआ है और हम उसकी सर्विसेज से इस्तेफादा हासिल करके अपने मकासद क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग को क्लाउड इस वजह से कहा जाता है कि आपको फिजिकली नहीं पता होता कि आपकी डाटा और इन्फॉर्मेशन किस जगह स्टोर है। मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं कि हम गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब गूगल क्लासरूम पे आपने अपनी असाइनमेंट अपलोड कर दी। अब वो असाइनमेंट आपको शो तो हो रही है, लेकिन वो फिजिकली किस जगह पे स्टोर है ये आप नहीं जानते। गूगल ने कोई अपने डाटा सेंटर्स रखे होंगे जो किसी शहर में, किसी मुल्क में मौजूद होंगे। वहाँ पे बड़े बड़े कंप्यूटर्स जो हैं वो नस्ब होंगे और उनकी हार्ड ड्राइव में कहीं आपका डाटा जो है वो स्टोर होगा। अब ये कहाँ स्टोर है, ये आप, मैं और हम सब नहीं जानते। तो इसे बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिकली बेटा सबसे मेन हमारे पास फ़ायदा ये है कि आपके पैसों की बचत हो जाती है। ठीक है, आपको एक हैवी किस्म का हार्डवेयर ख़रीदना नहीं पड़ता। इसके अलावा आपको महंगे महंगे किस्म के सॉफ्टवेयर्स नहीं ख़रीदने पड़ते, बल्कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्विसेज एजेंसीज़ हैं उनकी सर्विसेज को इस्तेमाल कर लेते हैं और उनको इस्तेमाल करते हुए जो भी आपके मकासद हैं आप उन्हें पूरा कर लिया करते हैं। इसके अलावा बेसिकली आपको ये फ़िक्र नहीं होती कि जी आपका हार्डवेयर क्या हो जाएगा, आप आउट ऑफ डेट चला जाएगा और आपको नया सिस्टम ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि फ़िज़िकली तो आपने कोई चीज़ ख़रीदी नहीं है। तो बेसिकली ये भी इसका हमारे पास क्या है, एक फ़ायदा है। मैं एक छोटी सी मिसाल देकर आपको समझाना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से कुछ लोग होंगे जिन्हें गेम्स का बहुत शौक़ होगा। अब आपको भी पता होगा कि गेम्स खेलने के लिए हमें हैवी किस्म के क्या चाहिए, हार्डवेयर चाहिए और साथ में सॉफ्टवेयर भी चाहिए। अब वो हार्डवेयर भी बहुत महंगा होता है, यानी कैशे मेमोरी आपको चाहिए, आपको रैम बड़ी अच्छी चाहिए, फिर उसके अलावा आपका प्रोसेसर काफ़ी अच्छा होना चाहिए और इस तरह की आप लोगों को हार्डवेयर वाइज चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। 3D आपको ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छा चाहिए। इसके अलावा फिर आपको एक स्पेसिफिक किस्म की गेम का सॉफ्टवेयर भी चाहिए। अब इस तमाम चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैसे होंगे।
तो आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। लेकिन आज के इस दौर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक महंगा हार्डवेयर नहीं खरीदते, हम एक महंगा सॉफ्टवेयर नहीं खरीदते। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम अपनी आम सी डिवाइस के साथ जाते हैं और हम किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस को चूज़ करते हैं। फिर हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें क्या करो, अपने सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 महीने के लिए, 1 दिन के लिए फ्ला गेम जो है वो खेलने की इजाज़त दे दो। वो हमसे कुछ सर्विस चार्जेस क्या करते हैं, वसूल करते हैं, और उन सर्विस चार्जेस के अवज़ हमें एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वो गेम खेलने की इजाज़त मिल जाती है, और इस तरह हम अपनी नीड को क्या कर लेते हैं, सेटिस्फाई कर लेते हैं। इसी तरह बेटा अगर हम डिसएडवांटेज डिस्कस करें क्लाउड कंप्यूटिंग के, तो उसके बेसिकली कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जिसमें सबसे पहला जो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग जो हैं बेसिकली फेस करते हैं, वो है बेसिकली आप लोगों का हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन यानी इंटरनेट का मसला। आजकल आप देख रहे हो कि बहुत से लोग ऑनलाइन क्लासेस में नहीं आ पाते हैं तो टाइम पे जूम सेशन नहीं ले पाते, गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट नहीं सबमिट करवा पाते। तो उसकी रीज़न क्या होती है कि उनके इंटरनेट सिग्नल्स नहीं आ रहे होते, उनका कनेक्शन जो है वो अनस्टेबल किस्म का होता है, तो वो इस तरह के काम नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर आपके पास अच्छा नेटवर्क नहीं है, आपके नेटवर्क की स्पीड अच्छी नहीं है, तो फिर आप क्लाउड कंप्यूटिंग से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर सकते बेहतर तरीके से। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा अगर हम दूसरा डिसएडवांटेज क्लाउड कंप्यूटिंग का देखें तो सिक्योरिटी पर्पस है। ठीक है, अब एक डाटा फाइल आपने बनाई और उसे अपने कंप्यूटर में सेव कर दिया। अब आपको पता है कि ये आपका कंप्यूटर है, इसे आपके अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो चीज़ आपकी है, पर्सनल है, तो वो बेसिकली सिक्योर है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में आप क्या कर रहे हो, अपनी डाटा फाइल को किसी भी जगह पर स्टोर कर रहे हो जो कि क्लाउड है, जो आपको नहीं पता कहाँ पर है, फिजिकली कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक्चुअल में ये एक थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से पॉइंट है, डिसएडवांटेज है कि हम नहीं जान पाते कि हमारा डाटा किस जगह पर और कहाँ पे स्टोर है, और आया कोई इसे देख रहा है या नहीं देख रहा, इसका मिसयूज़ तो नहीं कर रहा, ये हम नहीं जान पाते। तो ये बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। क्लाउड कंप्यूटिंग को ही देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली बेटा हमारे पास मल्टीपल जगहों पर बड़े बड़े सर्वर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, नस्ब होते हैं, और उन सर्वर कंप्यूटर्स के ऊपर डाटा स्टोर होता है और अपने लैपटॉप के ज़रिए हम उसे एक्सेस करते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक फ़ाइल ले लें, आप लोगों ने एक फ़ाइल क्या कर ली, स्टोर की, और उसे क्या कर लिया, अपने कंप्यूटर की, अपनी लैपटॉप की मदद से स्टोर कर लिया, ऑनलाइन स्टोर कर लिया। अब जब आपने फाइल क्या किया, स्टोर की है बेटा, तो वो समथिंग इन क्लाउड है, मतलब आपको नहीं पता कि वो फाइल कहाँ पर है। लेकिन अब उस फाइल को आप अपने अपने घर से, अपने ऑफिस से, अपने मोबाइल फ़ोन से, कहीं से भी क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। क्या ये एक जादू है? तो बेसिकली ये हमारे पास मैजिक नहीं है, बल्कि आप लोगों की जो फाइल है वो फिजिकली कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर है, जिन्हें हम डाटा सेंटर्स या डाटा वेयर हाउसेस कहते हैं, जो इस दुनिया में कहीं पर भी आपके पास लोकेट होते हैं। और इन आपके कंप्यूटर्स के अंदर, इन सर्वर्स के अंदर आपका डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और ये बेसिकली किसी भी जगह पर मौजूद होते हैं। तो इसी वजह से हम इसे क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम देते हैं कि हमारा डाटा सिक्योरली किसी भी जगह पर मौजूद होता है। रीज़न क्या है बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग की, वो देख लेते हैं। बहुत सारी रीजनिंग है। मिसाल के तौर पर आपको आपकी फ़ाइल चोरी होने का खदशा है, उसको आग लग सकती है आपकी डिफरेंट फाइल्स को, आपका लैपटॉप क्रैश कर सकता है, टूट सकता है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, आपका डाटा एक से ज़्यादा कई जगह पर मौजूद है। अगर एक जगह से डाटा डिलीट होता है तो आप दूसरी जगहों से अपने डाटा को क्या कर लेते हैं, रिट्राइव कर लेते हैं। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आप अपनी डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और शेयर करने के बाद जब चाहें उस डाटा और इन्फॉर्मेशन को आप हासिल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है, जिसमें हम किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस कंपनी का इस्तेमाल करते हुए अपने डाटा, अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाते हैं, और हम जब चाहें, जिस वक्त चाहें, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। आज का बेटा हमारा लास्ट टॉपिक आता है, इसे हम लोग डाटा सेंटर कहते हैं। Data center is a centralized location for collecting, storing, processing, and distribution of vast amount of data. It consists of servers, routers, switches, and backup equipment. Data center क्या है? बेसिकली एक centralized place है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स नस्ब किए जाते हैं और जहाँ पर जाकर आपका डाटा क्या होता है, स्टोर होता है। फिर वहाँ से डाटा प्रोसेस भी करवाया जा सकता है और फिर उन्हें क्या किया जा सकता है, डिफरेंट यूनिट्स तक डिस्ट्रीब्यूट भी बआसानी किया जा सकता है। एक डाटा सेंटर्स में बहुत सारी मल्टीपल किस्म की जो डिवाइसेस हैं वो नस्ब होती हैं, लाइक सर्वर्स होते हैं, राउटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं। ये इंशाल्लाह जब आप अपने 5th चैप्टर में जाएंगे तो इन डिवाइसेस के बारे में आप मज़ीद बेहतर तरीके से जो है वो जान लेंगे। इसके अलावा बेसिकली बच्चे मैंने आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर मिसाल दी थी कि जिस तरह बैंक्स हैं, बैंक्स क्या होते हैं, बैंक्स क्या करते हैं, अपना तमाम डाटा एक सेंट्रलाइज ब्रांच में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। वो सेंट्रलाइज ब्रांच बेसिकली हमारे पास क्या होती है, डाटा सेंटर कहलाती है। मिसाल के तौर पे अल्फला बैंक है, उसका तमाम डाटा एक स्पेसिफिक जगह पे जाके क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, जो उनकी सेंट्रल ब्रांच है। और फिर उस सेंट्रल ब्रांच से पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उनकी ब्रांचेस हैं वो डाटा वहाँ पर क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये बेसिकली हमारे पास डाटा सेंटर की मिसाल है। इसी तरह आप नादरा की मिसाल ले लें। नादरा के बहुत सारे सेंटर्स होंगे जो पूरे पाकिस्तान में मौजूद होंगे, लेकिन नादरा की जो है वो बेसिकली सेंट्रल एक ब्रांच होगी, डाटा सेंटर होगा जहाँ पे तमाम डाटा क्या हो रहा होगा, स्टोर हो रहा होगा। इसी तरह आप गूगल को देख लें। गूगल हमारे पास जो है वो लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों को क्या कर रहा है, पूरी दुनिया में फैसिलिटीज़ क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, डाटा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। और ये डाटा और इन्फॉर्मेशन इतनी बड़ी तादाद में है कि गूगल ने डिफरेंट जगहों पर अपने डिफरेंट डाटा सेंटर्स रखे हुए हैं जहाँ से ये डाटा ना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट होता है बल्कि वहाँ पर कलेक्ट भी हो रहा है और वहाँ पे प्रोसेसिंग भी जारी है। याद रखिएगा बेसिकली बेटा, जब आप एक डाटा सेंटर बनाते हो तो डाटा सेंटर की सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे इक़दाम आपको करने पड़ते हैं कि वहाँ पर आपके पास जो है डाटा सेंटर को कोई नुकसान ना पहुँचे, वहाँ आग ना लग पाए। इसके अलावा चूँकि डाटा सेंटर में आपके पास मल्टीपल किस्म की बड़ी बड़ी डिवाइसेस इन्वॉल्व होती हैं, बड़े साइज़ के कंप्यूटर्स इन्वॉल्व होते हैं, मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर टाइप्स के, तो उन्हें कूल डाउन करने के लिए प्रॉपर कंडीशनिंग सिस्टम भी क्या होता है, मौजूद होता है। और डाटा सेंटर जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर क्या होता है, मुश्तमिल होता है। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा डाटा सेंटर गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का और इस तरह की दीगर बड़ी कंपनीज़ का, तो आप देखेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। इवन कि आपके पास गूगल ने तो एक जजीरा लिया हुआ, पूरे जजीरे के ऊपर इनका जो है वो डाटा सेंटर मौजूद है जहाँ पर इनकी डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा रहा है और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इसके अलावा आप कह लेंगे गवर्नमेंट एजेंसीज़ हो गई, बैंक्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, टेली कम्युनिकेशन कंपनीज़ यहाँ पे आ जाती हैं मेनली। जिस तरह आप जोंग देखते हैं, यूफोन देखते हैं, जैस देखते हैं, इनके डाटा सेंटर्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, जो आपको किसी भी टाइम 24 आवर जो है सर्विसेज क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज हैं, फेसबुक हो गया, फेसबुक के अलावा ट्विटर हो गया, तो ये सारे अपने डाटा सेंटर्स रखते हैं और इनके डाटा सेंटर्स में डाटा और इन्फॉर्मेशन को मुस्तकिल बुनियादों पर स्टोर किया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को वो डाटा प्रोवाइड किया जा सके। होप सो आपको जो है वो डाटा सेंटर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट एक यहाँ पर आपके पास एनिमेशन, आप डाटा सेंटर को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ये बेसिकली एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का डाटा सेंटर, आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में कितने बड़े बड़े सर्वर कंप्यूटर्स जो हैं वो आपके लगाए गए हैं और इन सर्वर कंप्यूटर्स में आपके पास जो है वो बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव्स क्या हैं, मौजूद हैं, जिनके अंदर आपका डाटा क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है और फिर यहाँ से आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो ये बेसिकली आपके पास एक किसी भी डाटा सेंटर का इनसाइड व्यू है
कि किस तरीके से हम आपके पास डाटा सेंटर्स के अंदर कंप्यूटर्स को, सर्वर्स को कैरी करते हैं और फिर वहाँ से हम डाटा और इंफॉर्मेशन को अपनी आगे क्लाइंट्स और कस्टमर तक जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। उम्मीद है बेटा आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लेक्चर के हवाले से कुछ एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ बहुत ही सिंपल सी हैं। सबसे पहली एक्टिविटी जो आपने परफॉर्म करनी है, आपने राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 कंपनीज दैट प्रोवाइड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। आपने ऐसी कोई सी भी 5 कंपनीज के नाम लिखने हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही हैं। अगर आप मेरा लेक्चर गौर से सुनते हैं तो आपको किसी और जगह सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेक्चर में ही मैंने डिफरेंट किस्म की कंपनीज़ के नाम लिए हैं। आप लेक्चर को गौर से सुनकर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लिख सकते हैं। इसके अलावा आप सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने जो सेकंड एक्टिविटी यानी सेकंड क्वेश्चन जो परफॉर्म करना है वो ये है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 कंपनीज दैट हैव डाटा सेंटर। आपने कोई सी भी 5 कंपनीज़ के नाम लिख रहे हैं जिनके अपने डाटा सेंटर्स हैं, जो अपने यूज़र्स को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बाय यूजिंग डाटा सेंटर्स। तो ये बेसिकली आप लोगों की आज के लेक्चर के हवाले से एक्टिविटीज़ हैं। आपने ये एक्टिविटीज़ क्या करनी है, परफॉर्म करनी है। और ये एक्टिविटी जो है वो आप असाइनमेंट की सूरत में जो है ईमेल कर सकते हैं sir.samattalib@scholars.edu.pk की आईडी के ऊपर। इसके अलावा जिस दिन आप लोगों का क्यूरी सेशन होता है तो गूगल क्लासरूम के ऊपर भी एक असाइनमेंट अपलोड कर दी जाती है। आप ना सिर्फ ईमेल कर सकते हैं, बल्कि अगर ईमेल नहीं करना आ रहा तो आप अपनी गूगल क्लासरूम के ऊपर भी असाइनमेंट को अपलोड कर सकते हैं। आज के लेक्चर का बेटा हमारा इख्तिताम होता है। उम्मीद है आप लोगों को हमारे चारों मॉडर्न यूजेस समझ में आए होंगे, जिनमें सबसे पहले मोबाइल कंप्यूटिंग था, नंबर 2 पे हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स थी, नंबर 3 पे हमारे पास नंबर 3 पे हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग थी, और 4 पे बेटा हमारे पास जो हैं वो डाटा सेंटर्स को हम लोगों ने स्टडी किया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर किसी की कोई भी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कहीं पर आपको ऐसा लगा कि आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो फील फ्री हैं आप ईमेल करें sir.samattalib@scholars.edu.pk के ऊपर। इसके अलावा गूगल क्लासरूम के ऊपर भी आप अपना कमेंट क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कमेंट क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। और किसी भी टाइम आप लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन या किसी भी क्वेरी के बारे में जान सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।